नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर के साथ सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां कतर से अमेरिकी बेस के सिमटने का बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी मिल रही है कि कतर में अपने सैन्य संसाधनों और सैन्य बेस को अमेरिका शिफ्ट कर सकता है, हटा सकता है, और यह बहुत बड़ी जीत है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईरान के धुआंधार और चौतरफा हमलों ने खाड़ी में अमेरिकी वजूद को तबाह कर दिया है। इराक से सैन्य मौजूदगी पूरी तरह खत्म करने की समय सीमा तय होने के बाद अब कतर से भी अमेरिकी सेना अपने विमानों और सैनिकों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या कतर के सैन्य बेस पर अमेरिका ताला जड़ देगा? दरअसल ईरान के लगातार होते हमलों ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैन्य बेसिस को कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। ईरान की ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई की वजह से ट्रंप की अकड़ चूर चूर हो गई है। ईरान के आक्रामक तेवर के आगे अमेरिकी सेना को घुटने टेकने पड़ रहे हैं और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस, जो कल तक अमेरिकी ताकत हुआ करते थे, आज की तारीख में अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी बनते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चाह के भी इन सैन्य बेसों की पूरी रक्षा नहीं कर पा रहा है। और इस युद्ध में ईरान का सिर्फ एक लक्ष्य है, खाड़ी से अमेरिकी वजूद का नामो निशान मिटा देना। तो क्या ईरान को पहली कामयाबी मिल चुकी है? आज इसी मुद्दे पर डिटेल्ड खबर आपके लिए, और उस पर करेंगे रक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा। दशकों तक खाड़ी देशों पर एकतरफा दबदबा रखने वाला अमेरिका और खाड़ी के तेल पर एक छत्र राज करने वाला अमेरिका अब खाड़ी में सिमटता जा रहा है। खाड़ी से वापसी की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया है, और ईरान ने सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित किया है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका का सफाया। जो बड़ी जानकारी मिल रही है मिडिल ईस्ट से, खाड़ी से, वो आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। अभी अमेरिका ने इराक से सैन्य वापसी की खबर आपको दी थी, सुनाई थी, लेकिन अब मिडिल ईस्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट देश कतर से अमेरिकी सेना अपने सैन्य बेस को शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही है। जाहिर है ईरान के हमले के बाद मिडिल ईस्ट के सैन्य बेस खतरे में है, और अमेरिका की जो ताकत हुआ करते थे वो अब मजबूरी बनते जा रहे हैं। तो क्या खाड़ी से धीरे धीरे अमेरिका खत्म हो जाएगा? ईरान के धुआंधार हमले के बाद अमेरिका ने बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं। ईरान के आसपास से अमेरिकी फोर्स को हटाना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट देशों से भी हटाए जा रहे हैं लड़ाकू विमान। इराक के बाद अब कतर बेस को भी खाली कर रहा है अमेरिका। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान को कतर से निकाला जा रहा है। कतर से निकालकर इजराइल के ओवडा एयरबेस भेजा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले से अमेरिका अब तक काफी नुकसान झेल चुका है। जमीनी हकीकत देखें तो कतर में मौजूद अल उदेईद एयरबेस, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सैन्य गढ़ माना जाता था, वहां से अमेरिकी सैनिकों का निकालना यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और डिफीट भी। रक्षा जानकार से मैदान छोड़कर भागने या भारी नुकसान से बचने की अमेरिकी मजबूरी के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका क्या करे? लाचारी के अलावा कोई उपाय नहीं। मिडिल ईस्ट में जो सैन्य बेस अमेरिका की ताकत हुआ करते थे, उन्हीं सैन्य बेस पर ईरान ने लगातार हमले किए और सैन्य बेस मजबूरी बनते जा रहे हैं। आज कतर छोड़ रहे हैं, कल बहरीन छोड़ना होगा, परसों UAE छोड़ना होगा, सऊदी छोड़ना होगा। इराक से भी अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी की घोषणा हो चुकी है। अमेरिका अपने वजूद की लड़ाई शुरू कर रहा है। ईरान के लगातार बढ़ते दबाव और चीख मिसाइलों के डर ने सुपर पावर कहे जाने वाले देश की तमाम सैन्य रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है, खत्म।
हालांकि ट्रंप इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जारी हाई अलर्ट गवाही दे रही है कि ईरान इस समय अमेरिकी सेना पर भारी पड़ रहा है। हाल ही में ट्रंप का ईरान के आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण खार्ग आइलैंड को लेकर दिए गए बयानों ने इस युद्ध में आग में घी का काम किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण और सैन्य कार्रवाई की खुली धमकी दी तो ईरान की तरफ से बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान ने ट्रंप को क्या जवाब दिया वो सुन लीजिए। खार्ग आइलैंड पर ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है। ईरान ने कहा है खार्ग में अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। खार्ग पर कब्जे की कोशिश हुई तो एक भी अमेरिकी सैनिक जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। यह बयान है, ऑफिशियल बयान है ईरान का। इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट के जो शक्ति समीकरण है उनको बदल दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट से मानते हैं कि अगर संघर्ष इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो मिडिल ईस्ट से अमेरिकी साम्राज्य का सफाया हो जाएगा। ईरान के कड़े तेवर ने साबित कर दिया है कि अब युद्ध की शर्तें वॉशिंगटन तय नहीं करेगा, चीजें पेंटागन से नहीं चलेंगी, डील्स व्हाइट हाउस में साइन नहीं होंगी। वो दौर खत्म हो चुका है। तो क्या वाकई मिडिल ईस्ट से अमेरिका का बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, यूएस से लाइव हैं, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर आपसे है मेरा। अगर कतर से अमेरिकी सैन्य बेस को शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही है तो यह ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। सभी पैनलिस्ट को भी मेरा जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बताता हूं कि आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में जो चीजें होती हैं, एक चीज होती है अपने आप को रीएडजस्ट और रीडिप्लॉय करना, ये संभावना है। एक बात मैं विवेक आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले बताना चाहता हूं, अमेरिका अगर पश्चिम एशिया से पूरी तरह से गया तो अमेरिका की इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी, अमेरिका खत्म हो जाएगा। तो ये बात आप मान के रख लो कि किसी कीमत पर, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, किसी कीमत पर अमेरिका पश्चिम एशिया छोड़ के जाने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अमेरिका पश्चिम एशिया छोड़ता है तो पश्चिम एशियाई देशों का क्या होगा? उनको जितना, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो इस बात को बहुत से पश्चिम एशियाई देशों में कहा जाता है कि उनको जितना डर इजराइल से नहीं है उससे ज्यादा डर ईरान से है। जब ये जो पश्चिम एशिया में ये वैक्यूम हो जाएगा अमेरिकन फोर्सेस का या अमेरिकन का, तो ईरान का वहां पर पूरा दबदबा हो जाएगा। वहां आज आप देखिए जो ईरान में माथुर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट बीच में आपको रोक रहा हूं, कतर से सैन्य बेस को शिफ्ट करने का मतलब या कम करने का मतलब क्या है? आप हमले नहीं रोक पा रहे? कतर से बेस को शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वहां से पश्चिम एशिया से अमेरिका जा रहा है। कतर से वो शिफ्ट करके अगर वो अमेरिका वापस ले जा रहा है तब बात अच्छी होता है, वो विड्रॉल, इसको कहते हैं रीएडजस्टमेंट। उनको लगता है कि कतर का जो हमारा बेस है वो बहुत ज्यादा सीधे ईरान के हर प्रकार के हथियार की रेंज में है, तो उसको फॉर द टाइम बीइंग उसको रीएडजस्ट करेंगे और रीएडजस्ट करने के बाद उन्हीं एसेट्स का प्रयोग करते हुए इस युद्ध को बढ़ाएंगे। देखिए विवेक, कई दफा मैं और पहले आपको कह चुका हूं, जब आप मिलिटरीली बात करते हैं, मैं उनके एम्स ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा हूं, मिलिटरीली अमेरिका ने जितना नुकसान ईरान को पहुंचाया है उसका 1/1000वां नुकसान भी अमेरिका को नहीं हुआ है। ये बात आप मान लें, इसको सिद्ध किया जा सकता है। आप किसी भी चीज में आप देख लीजिए कि कितना नुकसान किसका हुआ है। आप आज हालत क्या है ईरान में, कितने उनकी क्या एयर डिफेंस की क्या हालत है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की क्या हालत है उनकी, आप मुझे बताएं विवेक कि पूरे दुनिया में उन्होंने हमले कर दिए, जॉर्डन से लेकर के और ओमान तक, एक भी मिसाइल इजराइल में नहीं गई, वो भी तब जबकि उन्होंने पहली कंडीशन रखी थी कि इजराइल युद्ध बंद करे। इजराइल ने एक ढेला युद्ध बंद नहीं किया, लगातार इजराइल के गाजा और हिजबुल्लाह पे हमले जारी हैं, बावजूद उसके एक भी मिसाइल उस तरफ नहीं गई। क्यों? क्योंकि
उनको, वो नहीं चाहते कि एक वहां से भी एस्केलेशन आकर के और ईरान में जो एग्जिस्ट ऑलरेडी इतनी हालत खराब हो रखी है उसको और ज्यादा खराब किया जाए। इस और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, शतरंज का खेल है। आप 2 कदम आगे चल रहे हैं तो कहीं किसी एक जगह पर 1 कदम 2.5 कदम पीछे आएगा घोड़ा कहीं को। तो ये जो बात है, ये बिल्कुल, इसको अगर हम यूं कहना प्रयोग शुरू कर दें कि अमेरिका बिल्कुल खत्म हो गया और घुटने पे आ गया और अमेरिका की बिल्कुल इकोनॉमी भी गई और मिलिट्री भी गई, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। हमको जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड है वो समझने की जरूरत है। 10 दिन से लगातार अमेरिका हमले कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ईरान में कोई नुकसान नहीं हुआ? सर, इतना नुकसान ईरान में। तो मैं जो ये बात समझ रहा हूं, मैं ये कह नहीं ही नहीं रहा रहा कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सांकेतिक तौर पर भी देखिए, अगर खबर आई है कि भाई कतर का बेस शिफ्ट करेगा कुछ दिनों के लिए इजराइल में अमेरिका, तो ये तो जीत की बात है ना ईरान के लिए। उसको रीडिप्लॉय, इसको जो पीछे, इसको वापस भगना नहीं है, ये छोड़ना नहीं है। तो ये अपनी मैं तो यही फोर्सेस समझ का रहा हूं भाग, रीडिप्लॉयमेंट है। मैं तो यही समझ रहा हूं सर कि भाई खाली करना मतलब क्या। रिजवी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई, सबको जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद। आदाब। देखिए, अभी जो बात सामने आई ईरान के ताल्लुक से, सबसे पहले मैं बेसिस की बात कर लूं। जब 40 रोजा जंग हुई थी तो हमने देखा कि तकरीबन 30 बेसिस को नुकसान पहुंचाया। हमें कोई ये बताए कि अमेरिका ने क्या उन बेसिस की तामीर दोबारा करवाई, उन्हें ठीक कराया? नंबर 1। नंबर 2 ये कि सिर्फ आप कतर या कुवैत की बात क्यों कर रहे हैं, इराक भी खाली कर रहा है अमेरिका, और कई बार ये रिपोर्ट आई है। और फिर एक रिपोर्ट और आई है, मैं आपको बता दूं, 750 इनके मिलिट्री बेसेस हैं पूरी दुनिया में, और ये 90 बेसेस, 95 बेसेस को विड्रॉल करना चाहते हैं, वहां से हटाना चाहते हैं, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा है और उनमें मिडिल ईस्ट के ज्यादा बेसेस हैं। और ईरान चूंकि ये बार बार कह रहा है कि आपको मिडिल ईस्ट से जाना पड़ेगा, वरना हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी जो कहा था इजराइल पे हमला क्यों नहीं किया, भाई ये तो उनका मसला है ना, क्यों नहीं किया। उन्हें पता है कि हमें जॉर्डन पे करना है, कुवैत पे करना है, या कतर पे करना है, कहाँ करना है, क्योंकि हमला जो है अभी अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका को ही जवाब देना है ना। अब इजराइल तो कर नहीं रहा है कि इजराइल को जवाब दें। अगर दोनों मिल करके करते जैसे पहले हुआ था, तो आपने देखा कि इजराइल को भी जवाब दिया गया था। ऐसा तो है नहीं कि इजराइल को छोड़ दिया गया है। तो मुझे ऐसा, और जहां तक ये बार बार कि इजराइल की क्या, ईरान की क्या हालत हो गई, ईरान क्या हालत हो गई, भाई ईरान की नुकसान हुआ है, लेकिन वो फौरन तामीर भी कर रहे हैं, चीजों को बना भी रहे हैं, और उनके साथ अवाम पूरी तरह से इंटैक्ट है, पूरी तरह से खड़ी है। तो नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ईरान घुटने भी टेक नहीं रहा है। अभी कल ही बयान आया है जो वहां के सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई साहब का, और उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया अमेरिका को कि आप जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के इर्द गिर्द वॉरशिप और अपनी फौजें इनको ले जाओ, वरना कोई बचेगा नहीं। तो ये जो ईरान की ताकत है, ईरान का अपना हौसला है लड़ने का और न झुकने का, भाई ठीक है, आप ये कह दीजिए कि अमेरिका जो है नहीं खाली करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन एक चीज मैं ये भी बता दूं कि ईरान अमेरिका के कब्जे में नहीं आएगा, ईरान घुटने नहीं टेकेगा, और ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका कर नहीं पाएगा। करेगा तो बहुत भारी नुकसान होगा, और अभी भी भारी नुकसान हो रहा है, अमेरिका बता नहीं रहा है। आप देखिए बहरीन में कितना भारी अटैक हुआ है, और जॉर्डन में, लेकिन क्या बता रहा है अमेरिका कि कितना नुकसान हुआ है? हाँ, और बार बार ये रिपोर्ट आ रही है कि खुद अमेरिका के पास भी हथियारों की कमी है। मुझे जर्मन के चांसलर का वो बयान याद है कि अब अमेरिका के पास उस तरह के बड़े हथियार नहीं बचे हैं। वो भी खर्च हो रहे हैं। फिर अमेरिका ये तो नहीं चाहेगा कि मैं खाली हो जाऊं, क्योंकि अमेरिका के माशाल्लाह दुश्मनों की कमी तो है नहीं। इन्होंने इतना अच्छा काम कर रखा है पूरी दुनिया में कि इनके सारे के सारे दोस्त बने हुए। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, और फिर ईरान के साथ रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, वो लगातार मदद कर रहा है। तो हम इन तमाम चीजों से इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईरान पहले के मुकाबले और स्ट्रांग हो रहा है,
ईरान को आप कमजोर मत समझिए, जी। और स्टेट ऑफ हुर्मुज उसकी अमेरिका सबसे बड़ी चीजें ताकत छिपा रहा निकल के है। आई। जी ठीक है, अमेरिका चीजें छिपा रहा है। पठानिया सर। देखिए विवेक जी, अगर मैं शायद पहली बार डिबेट में आया होता तो मेरे को इस समय लगता है कि ईरान जीत चुका है और ट्रंप जो है अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वो अमेरिका में वापस जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल अलग है। हम्म। मैं, हमारे जो जनरल माथुर साहब हैं, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त और हम एक ही रेजिमेंट के हैं, तो माथुर साहब आपको प्रणाम पहले है। दूसरा, अभी इस समय जो सिचुएशन है ईरान के अंदर, उनकी नेवी ले लीजिए आप, उनका एयरफोर्स ले लीजिए, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इनके पास जो एंटी डिफेंस मेजर्स हैं वो भी काफी हद तक तबाह हो चुके हैं। इनके पास है क्या अभी ईरान के पास रिटेलिएशन के लिए? इनकी स्ट्रेटेजी बड़ी, रिटेलिएशन जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी लिमिटेड है कि एक तो हॉर्मस स्ट्रीट के अंदर ये शिप के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ को उड़ा देंगे, और दूसरा ये जो गल्फ कंट्रीज है जो आसपास पड़ती हैं उनको अटैक कर देंगे। और इसके अलावा इनके पास कोई अभी असला नहीं बना हुआ है। जहां तक यूएसए की बात है, रिप्लेनिशमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इम्पैक्ट भी उनके ऊपर कोई नहीं है कि इजराइल का कोई भी वेपन सिस्टम जो है वो यूएसए में पहुंच नहीं सकता है। उनको जितना ऑयल का क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिकली उनको उतना ही फायदा हो रहा है। और अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए ने अपनी पूरी जो मिलिट्री माइट है वो यूज नहीं की है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। अगर वो खार्ग आइलैंड, उनको ऑक्युपाई करने की क्या जरूरत है? उनके पास एयर पावर है, एयर सुप्रीमेसी है। वो मिसाइल्स और एयर अटैक करके खार्ग आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, होल्डिंग करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद वो आएंगे, इनके जो वाटर प्लांट्स हैं, डिसैलिनेशन प्लांट हैं, इनके जो इलेक्ट्रिकल पावर हाउसेज हैं, उसके बाद रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ब्रिजेस हैं, वो तो अमेरिका ने अभी किया नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, डेजर्ट के अंदर अगर आपको पानी नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, तो ये हु इज सफरिंग? ईरान के लोग सफर कर रहे हैं। और जहां तक इनकी लीडरशिप का सवाल है, देखिए मुस्तफा खमेनी का अभी इस समय कोई पता नहीं चल रहा है। वो अपने फादर की फ्यूनरल के ऊपर भी बाहर नहीं आए थे। रिपोर्ट्स हैं कि उनको कहीं, उस जब अटैक हुआ था एयर स्ट्राइक, उसके अंदर वो डिसफिगर हो गया, उनका चेहरा भी डिसफिगर्ड है, उनकी बॉडी के ऊपर भी है। और वो उनसे कोई वीडियो भी नहीं आई। जैसे वो लिखित में आईआरजीसी जो है वो इसको कर रहा है। और आईआरजीसी और इनकी जो गवर्नमेंट है, जिसमें इनके प्रेसिडेंट और ये अगर ऐसी भी आ जाते हैं, मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि वो कहते थे कि भाई एक देश को ये फैसला लेना पड़ेगा कि लड़ाई हमारे लोगों के फायदे में है या नहीं है। तो अगर ये सोचते हैं ईरान की लीडरशिप की हम अमेरिका को घुटने पे ला देंगे, और शिफ्टिंग ऑफ बेसिस का क्या है? देखिए इनके पास इतनी पावर है कि वो अपने एयरक्राफ्ट कार्रियर से इसको डोमिनेट कर सकते हैं। और ये बड़ी पहले सोचा जा रहा था कि हम अगर 700-800 बेसिस बना के रह रहे हैं, उसका हमें फायदा क्या मिल रहा है? ये आपकी कैपेसिटी है, दैट हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस जियो पॉलिटिक्स बाय यूजिंग वेरियस मिलिट्री कैपेबिलिटी विच यू हैव। वो अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, वो रहेगी। अभी उसके बाद ईरान की लीडरशिप को ये सोचना है कि उसकी जनता जो है वो कितना सफर करेगी और कब उस सिचुएशन पे आएगी। बाकी रेटोरिक को आप छोड़ दीजिए, धमकियों को आप छोड़ दीजिए, ग्राउंड रियलिटी के साथ आप कंपेयर करेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। पठानिया सर, क्या ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि अमेरिका अपने विमानों को, अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए उनको इजराइल शिफ्ट कर रहा है? ये भी तो ग्राउंड रियलिटी है ना। इसको किस चश्मे से देखा जाए? फिर भी अमेरिका जीत रहा है, राइट? नहीं, अमेरिका में अभी देखिए जीते रहा है या नहीं रहा उसके बारे में नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन फौज के अंदर एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल होता है, इसको माथुर साहब री एडजस्टमेंट या रीडिप्लॉयमेंट पर है। व्हाई यू वांट योर पीपल टू डाई? और अमेरिका एक ऐसी कंट्री है, वहां पे इनकी सोल्जर्स की लाइफ की बहुत वैल्यू है। तो अगर उसको वो शिफ्ट कर देते हैं वहां पे इन ए सेफर प्लेस, व्हाट इज हार्म इन दैट? एंड वन थिंग वी मस्ट नॉट फॉरगेट, इनका जो एंटी डिफेंस सिस्टम है अभी भी अमेरिका का, उसमें से 90 से 95% वो जितने भी उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं ड्रोन और मिसाइल के, उसको रोक पा रहे हैं। लेकिन 5-10 मिसाइल अगर चली जाती है, नुकसान तो उससे होगा। एंड एनी नेशन अगर उनके पास कैपेसिटी है टू शिफ्ट देयर ट्रूप्स ऑन टेम्पररी बेसिस, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। आप पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर किसी जंगी मोर्चे से कोई सेना अपनी हटा रहा है तो वो ईरान के नजरिए से तो अपने इसको एज के तौर पर ही देख रहा होगा। बारई साहब इसको कैसे देखते हैं? यूएस में इस मामले में क्या खबर चल रही है बारई साहब? मैं तो आई एम लाफिंग एक्चुअली। ये जो प्रोपेगेंडा सब चल रहा है, मैं बोलता हूँ मैं कौन से देश में रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ या मैं ईरान में रहता हूँ। ईरान को मैं बयानबाजी के लिए नंबर 1 बोल दूंगा। कितना झूठ बोलते हैं
ईरान में अमेरिका में ये हुआ वो हुआ, कुछ मैं सुनता नहीं हूँ। और मैं न्यूज़ और सब बीबीसी में अल जजीरा भी दिन में 2-3 बार पढ़ता हूँ। तो आप जो कतार की बात कर रहे हैं, अल जजीरा वहीं का है, वो तो कुछ मेंशन नहीं कर रहा है कि अमेरिका का कोई भी विमान यहाँ से हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊँ, आप अल जजीरा का एड पर पढ़िए, ईरान में क्या स्थिति हो रही है। वो तो एक मुसलमान देश है, उसका न्यूज़ एजेंसी है, वो क्या लिखता है। देखिए, अब अल विवेक जी, अरबिया मैं की एक बताऊं रिपोर्ट है जो कि कतर की ही मीडिया एजेंसी है। उन्होंने लिखा है यूएस बिगिंस विथड्रॉइंग पर्सनल फ्रॉम कतर अल उदैद एयरबेस। अब ये वही की मीडिया एजेंसी है। अब मैं आपको 2-3 सोर्स और कोट कर दूंगा, जिसके बाद आप इसको, इस न्यूज को पर्टिकुलर उस पर देख पाएंगे। अच्छा, मैं दूसरा ये बताऊं, 2 दिन पहले उन्होंने बताया था कि हमने जेराल्ड फोर्ड को आग लगा दिया, और एक टैंकर बताया था। भाई मैंने रिसर्च किया, उसके बाद जेराल्ड फोर्ड तो अमेरिका में नॉरफॉक एयर बेस पर है। वो तो अमेरिका में है, वहां मिडल ईस्ट में है ही नहीं। ये जी। क्या बता रहे थे अपने लोगों को, बेवकूफ बना रहे थे कि हमने, वो तो ऑयल टैंकर था। अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर था तो उसके पर 50 एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके पर गन्स होती है, उस पर मिसाइल होती है। वो तो एक ऑयल टैंकर जो उन्होंने अटैक किया होगा, उसका फोटोग्राफ लिया और अपनी प्रजा को, ईरान की प्रजा को बेवकूफ बनाया। अच्छा सुनिए, अमेरिका के बेस मिडल ईस्ट में क्यों है? अब आपको मालूम होना चाहिए कि वो छोटे छोटे देश हैं, उसमें पास देखो, बहरीन की पॉपुलेशन है 1.5 मिलियन, कतार की पॉपुलेशन है 3.1 मिलियन। उसमें से कतारी लोग तो कभी 30,50,000 है, 11%। यूनाइटेड अरब अमीरात की पॉपुलेशन है 12.5 मिलियन, उसमें से नेटिव अरब पॉपुलेशन है 1.1 मिलियन। तो ये जो खाड़ी के देश हैं, वो याद रखते हैं कि सद्दाम हुसैन ने क्या किया था, कुवैत पर आक्रमण करके उसको कब्जे में ले लिया था, प्रोविंस नंबर 19 बता दिया। तब अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ गए थे और उन्होंने कुवैत को मुक्त किया। तो ये खाड़ी को देश को सबसे ज़्यादा चिंता ईरान की है। ये ईरान जो बात कर रहा है, उनको भगाएंगे भगाएंगे भगाएंगे। अगर देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अमेरिका कहाँ से निकल गया, तो किसको सबसे ज़्यादा डर है? खाड़ी के देशों को। अमेरिका उसके मेहमान उसको बुलाते हैं, अमेरिका को नहीं जाना है। अब मैं वो भी सुनता हूँ आपके ब्रॉडकास्ट पर, अरे अमेरिका को ऑयल चाहिए। भाई 50 साल पहले अमेरिका में ऑयल प्रोडक्शन था 5 मिलियन बैरल, आज है 15 मिलियन बैरल। अमेरिका आज ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, और जून महीने, जून 2026, अमेरिका ने 5.5 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट किया। नेचुरल गैस, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल इन वर्ल्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नहीं बरई साहब, ऑयल को सिर्फ कमोडिटी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ऑयल एक पावर सिंबल है। जो ऑयल को कंट्रोल करेगा वो बहुत हद तक इस वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। ये तो अमेरिका अपना ऑयल कंट्रोल करता वर्ल्ड के ऑयल को, ज्यादातर तेल तो मिडिल ईस्ट से आता है, बहुत ज्यादा तेल आपका वेनेजुएला से आता है। अमेरिका से बिल्कुल नहीं आता है। अमेरिका तो एक्सपोर्ट करता है साहब। मैं वो नहीं कह रहा हूं, बेशक अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया का 10 या 12% एक्सपोर्ट करता है, या फिर 10 या 12% तेल अमेरिका में है। पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का ले लिया, उससे भी कम, लगभग 8 to 9%। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के तेल को जो कंट्रोल करता है, वो जो एनर्जी को कंट्रोल करेगा वही तो लीडर होगा, राइट? तो तेल का खेल कुछ इस हिसाब से, आप उसको सिर्फ कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तेल यूरोप को चाहिए, चाइना को चाहिए, इंडिया को चाहिए, कोरिया को चाहिए, जापान को चाहिए, सिंगापुर को चाहिए। अमेरिका को तेल नहीं चाहिए। अमेरिका की माँ तो राजी होगी कि हमारे सैनिक वहां जाते हैं, हमारे पैसा इतना खर्च होता है। जी ठीक तो है रिजवी साहब। बोलता है देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि खुद ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से झूठ बोलते हैं और किस तरह की बयानबाजी आती है, उसके बाद ईरान के बारे में कीजिएगा। दूसरा ये आप कह रहे हैं कि भाई अमेरिका की जरूरत नहीं है, फिर अभी जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हुआ तो अमेरिका में तेल की कीमत क्यों बढ़ गई? क्यों वहां पे वावैला मचा हुआ था? और क्यों बार बार ये जो है, बार बार स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाया जाता है, बार बार स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बातचीत शुरू की, ये क्या है? और वेनेजुला पे कब्जा करना, मैं जानता हूं कि अमेरिका को तेल की जरूरत हो या ना हो,
लेकिन वो तेल की तजारत चाहता है और तेल पे कब्जा चाहता है। वो चाहता है कि जो हम चाहें, जहां हम चाहें, वहां वैसा हो। अभी आप बताइए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी कागजा 20% हम जो है वो टैक्स लेंगे। क्यों लेंगे 20% टैक्स? क्या इनका हक है यहाँ पे टैक्स लगाने का? और आप कह रहे थे ये तमाम मिलिट्री बेसेस, भाई 750 मिलिट्री बेसेस अमेरिका के क्यों है पूरी दुनिया में? क्यों ये हर जगह ठेकेदारी लिए हुए हैं? तानाशाही चल रही दुनिया में। हाँ, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं और हर जगह कहीं सरकार गिराए दे रहे हैं, कहीं टैरिफ से धमका रहे हैं, कहीं किसी से कह रहे हैं कि यहाँ से तेल खरीदो, यहाँ से ना खरीदो। भाई ये क्या है? हाँ, ये क्या कोई कानून मानने वाली बात है? लॉ एंड ऑर्डर पे चलने वाली बात है? या तानाशाही है? और 750 बेसिस का क्या तो करेगा उसके अमेरिका? भी तो इंपॉर्टेंट लोगों को सवाल है बोलना चाहिए। जी। ठीक है, भराई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। देखो, सबसे ज्यादा प्रेशर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए खाड़ी के देशों से आता है, क्योंकि खाड़ी के देश 6 देश अपने ऑयल और गैस एक्सपोर्ट पर उनकी जिंदगी चलती है। अगर उनका ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हुआ एक या दूसरी तरह से, वो तो सर खुला हुआ था पहले से, नहीं मिलेगा। लेकिन भराई साहब वो तो 28 तारीख के पहले खुला हुआ था, वो कौन सा बंद था? तो बंद करवाने की जिम्मेदारी भी तो यूएस को गई ना। नहीं नहीं, उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, क्योंकि जो उन्होंने एक्शन लिया, खाड़ी के देश बोल रहे थे कि ईरान का मामला खत्म करो, उसके पास एटॉमिक वेपन नहीं होना चाहिए, और उससे सबसे ज्यादा प्रेशर आया था यूनाइटेड अरब एमिरेट और सऊदी अरेबिया से। वो सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन आए थे, उन्होंने बताया था ट्रंप को कि भाई ईरान के पर कुछ करो, नहीं तो 2 महीने में एटॉमिक वेपन लाएगा। तो वो प्रेशर खाड़ी के देशों से आया था। ठीक है, माथुर सर। विवेक, देखिए मेरा थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है। ये मैं मुमताज जी एक सही सेकंड बात दीजिएगा, है मैं कि- माथुर सर को सुन लूं एक बार। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ। देखिए, कई जो होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा कि इजराइल पे हमला क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इजराइल ने तो हमला नहीं किया। तो हमला तो आपके ऊपर कुवैत ने भी नहीं किया, हमला तो आपके ऊपर इराक ने भी नहीं किया, हमला तो यूएई ने भी नहीं किया, ओमान ने भी नहीं किया, बहरीन ने भी नहीं किया। उन पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर अमेरिकी बेसिस है। तो क्या इजराइल में अमेरिकी नहीं है? जितना अमेरिका इजराइल में है उतना तो कहीं भी नहीं है दुनिया में। तो ये आर्गुमेंट जो है विवेक, ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि घबराहट वहां ज्यादा है। एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि अमेरिका का एक भी युद्धपोत एक भी इंच पीछे नहीं सरका है। आप ये देखिए, अमेरिका को किसी ग्राउंड बेस की जरूरत नहीं है। उनके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली एज इट इज हैं। और जितने भी युद्धपोत अमेरिका के गल्फ और उसके सर लेकिन आसपास माथुर सर लगे हुए 2-2 हैं। एयरक्राफ्ट एक कैरियर, मिनट, एक विवेक, let सर me complete. मैं आप ही के क्वेश्चन को और स्ट्रांग कर रहा हूं। 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर, कई सारे डिस्ट्रॉयर्स, 19 टेम्पररी परमानेंट बेस गल्फ कंट्रीज में, जीसीसी में, इसके बावजूद कतर का बेस खाली करना पड़ रहा है। जरूरत नहीं है, आप कतर का बेस खाली करना पड़ रहा है। पहली बात तो इसको ऑथेंटिकली अप्रूव होना जरूरी है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि बात। मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि आप जब कतर पे हमले कर रहे हैं, ईरान की तरफ से कह रहा हूं मैं, तो आप कतर के लोगों पर भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके पास एक टारगेट है, अमेरिका के 3 युद्धपोत खड़े हैं, उन पर करो हमला। वहां तो सिर्फ अमेरिकन हैं, वहां तो नहीं हमला हो रहा है। इजराइल में हमले करो, वहां सिर्फ इजरायली और अमेरिकन हैं जो दुश्मन है, वहां तो नहीं हमला हो रहा है। मैं ये बता रहा हूं वहां इसलिए हमला नहीं हो रहा है कि जितना नुकसान ऑलरेडी ईरान का हो चुका है, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ में। आप देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां के नॉन एग्जिस्टेंट हैं। आज अगर इजराइल कूदेगा तो वो 50 सॉर्टीज पर डे करके सकता है, 200 बम प्रतिदिन गिरा सकता है, और आप उनके एक जहाज को छू नहीं पाएंगे। पूरे 40 दिन में इजराइल का एक भी जहाज नहीं गिरा है, एक भी जहाज पे खरोंच नहीं आई है, और उन्होंने वही 13-14 हजार सॉर्टीज ईरान में बम्बार्डमेंट किया है। क्या हम बात कर रहे हैं कौन जीत रहा है, कौन फायदे में है, कौन? आप मुझे इसका जवाब दें। एक भी जहाज को एक भी खरोंच लगी है इजराइल के? 14,000 सॉर्टीज लगाई है उन्होंने ईरान में। तो ये जो बात मिलिटरीली होती है विवेक, मिलिटरीली हमको, लेकिन अमेरिका के तो अप्रॉक्स 60 जहाज मार गिराए हैं, इंक्लूडिंग ड्रोन्स, MQ-9 रीपर्स, F-35, F-15। देखो विवेक, मैं यही कह रहा हूं कि जब लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरफ के लोग, वन साइडेड बॉक्सिंग मैच होता है। सर ईरान को नुकसान हो जाए तो अमेरिका की माइट, और अमेरिका को नुकसान हो तो वन साइडेड नुकसान नहीं, डबल साइडेड नुकसान। तो ईरान का माइट क्यों नहीं सर? भाई आप विवेक, मैं यही तो लॉजिक बता रहा हूं आपको कि वो जो प्योरली अमेरिकन टारगेट्स हैं वहां हमले क्यों नहीं हो रहे? हर एक जहाज उनकी किसी ना किसी मिसाइल के जद में है।
वहां क्यों नहीं हमले हो रहे हैं, ईरान पे, इजराइल पे क्यों नहीं हमले हो रहे हैं, जब प्योर दुश्मन है, जहां आप आंख बंद करके फायर कर सकते हैं। आप यूएई में फायर करेंगे, आप 50 अरबों को भी वहां पे मारेंगे। बहुत गहरी इसमें रणनीति है विवेक, और वो गहरी रणनीति ईरान को जितना ऑपोजिशन खाड़ी के देशों से है, उससे ज्यादा इतना ऑपोजिशन उनसे नहीं। मैं बता रहा हूं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी पठानिया सर। देखिए विवेक जी, हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, राइट। सऊदी अरेबिया में अगर आप देखेंगे ईरान ने कितने अटैक किए हैं अभी तक। बाकी कंट्रीज पे वो लगातार अटैक करता है, जब भी उसके कोई नुकसान होता है, उसकी अमेरिका का स्ट्राइक होती है, वो इनके ऊपर आता है। सऊदी अरेबिया के ऊपर वो अटैक क्यों नहीं कर रहा है? सऊदी अरेबिया के अंदर इस समय तकरीबन 23,000 पाकिस्तानी सैनिक वहां बैठे हुए हैं with the aircrafts, Chinese aircraft and drone and with the anti-defense system. और उनके पास उनकी जो प्लानिंग है, they have the capacity to build up about 80,000 troops. मान लीजिए hypothetically मैं यूज कर रहा हूं, tomorrow ground invasion होता है with the approval of USA and it is initiated from Pakistan side of Iran border. और उसके अंदर जब वो वहां से अटैक होगा तो जितनी भी गल्फ कंट्री है जो अभी सफर कर रही हैं, दे विल ऑल कम ऑन द सेम पेज। और जो ग्राउंड इन्वेजन की बीच बीच में जो बात होती है, दैट विल हैपन वन डे इफ ईरान डजंट अंडरस्टैंड इवन टुडे। तो ये भी जहां तक इनकी न्यूक्लियर परसूट का सवाल है, देखिए चाइना ने भी उनको मना कर दिया कि अब मत कीजिए, देयर इज अ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। और ये अगर इतना बड़ा देश जो है, व्हाई ही इज इन द परसूट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, 60% एनरिचमेंट का बैठे हैं, देन यू से वी आर यूजिंग इट फॉर द पीसफुल पर्पस। You just need less than 10% of enrichment if you want to use it for nuclear power and other purposes, health purposes and so on. तो इन इरादे तो इनके भी ठीक नहीं है। उसके बाद ये खलीफा बनना चाहते थे इसके अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, जो यूएसए परमिट नहीं करेगा। और इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि ईरान को शर्तें माननी पड़ेंगी। इसके अलावा इनका कोई ऑप्शन अभी मेरे को नजर नहीं आता है। ठीक, ईरान के पास शर्तें मानने के अलावा कोई उपाय नहीं। रिजवी साहब जल्दी से। नहीं, ईरान देखिए शर्तें नहीं मानेगा। अगर मानना होता तो 47 साल न लग जाते। तमाम तर पाबंदियां उसके पास थी, वो अपनी शर्तों को मनवाएगा, कुछ भी हो जाए। और कोई ये गलत फहमी न रहे कि ईरान को अमेरिका खत्म कर देगा, ये बिल्कुल थे, आप ये समझ लीजिए। और ईरान जो भी हो जाए वो आखिरी वक्त तक लड़ेगा। उसका नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया जानती है कि अमेरिका सुपर पावर, कौन इससे इनकार करेगा। दुनिया जानती है कि इजराइल क्या है, सबको पता है। इसीलिए तो सब गुलाम बने हुए हैं, और वो चाहता है कि ईरान भी गुलाम बन जाए। लेकिन हर मुल्क गुलामी इख्तियार नहीं करेगा। और यहाँ पे भारत का भी हमने स्टैंड देखा। भारत ने भी जब प्रोटेक्शन था आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब का, तो बहुत प्रेशर था अमेरिका का कि कम से कम मुल्क वहां पहुंचे। लेकिन हिंदुस्तान ने भी अपने डेलीगेशन को भेजा। यहाँ से अता हसनैन साहब गए, गवर्नर बिहार के, और डिप्टी मिनिस्टर भी यहाँ से गए, एक डेलीगेशन गया, और धर्मगुरु भी गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मों के धर्मगुरु भी गए। जी, वही मैं कह रहा हूँ विवेक भाई। तो और इतना बड़ा प्रोटेक्शन, 4.5 करोड़ लोग उसमें शामिल हुए। और सिर्फ ईरान में नहीं, बल्कि आप देखिए कि वो इराक भी गए। इराक में नजफ गए, करबला गए, सामर्रा गए, पूरा प्रोटेक्शन निकाला। और ये कब निकला? जब घबराहट हो गई अमेरिका को। अमेरिका ने हमला कर दिया एक बहाना बना करके। लेकिन सर लेकिन अब जो डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट से, अब हमारे एक्सपर्ट इसको जिस भी नजरिए से देखें, लेकिन एक चैलेंज तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का फॉर्मेट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।